बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप तमाम अहबाब को इल्म है कि एक सिलसिला हकीकत कानून मुफ़रत अज़ा आलमी के तहत हमने लेबॉर्ट्री टेस्ट को समझने का शुरू कर रखा है। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि अभी जुनैद भाई ने कहा मेरे बारे में, तो थोड़ी सी मैं रिसर्च इस हवाले से कर रहा हूँ, इस मर्ज़ शुगर के हवाले से, जो कि एक बहुत बड़ी एक आफत की शक्ल जो है वो अख्तियार करती जा रही है पूरी दुनिया में। आज कहा जाता है कि पाकिस्तान में भी हर चौथा शख्स जो है वो इस मर्ज़ में मुब्तला है, और यूरोप के कुछ ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ हर दूसरा शख्स जो है वो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हो चुका है। एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है जिसे बहुत ही खौफनाक अंदाज में बयान किया जाता है मीडिया कैंपेन के थ्रू, और एक लाइलाज मर्ज़ के तौर पे जो है इसे हमारे सामने जो है वो पेश किया जाता है। एक हैवी कैंपेन चलाई जाती है कि इसका कोई इलाज नहीं है। तो उस सिलसिले में चंद उस्ताद जी की जो शफ़क़तें हैं, जो आपने हमें इस राह पे जब डाला, तो जब हम चले तो इस मर्ज़ के हवाले से जो है बहुत कम कामयाबियाँ हमने की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत करम किया। उसी मर्ज़ के हवाले से चंद तशख़ीसी जो टेस्ट आजकल रोज़मर्रा हमें नज़र आते हैं, उसी को समझने की कोशिश करते हैं कि इस मर्ज़ को डायग्नोस करने के लिए, तशख़ीस के लिए और इलाज मुआलजे में उससे फ़ायदा हासिल करने के लिए कौन कौन से टेस्ट जो हैं हम करवा सकते हैं। रूटीन में शुगर टेस्ट, यानी जो शुगर को डायग्नोस करने के लिए हम टेस्ट करवाए जाते हैं, उसमें BSR है, BSF है, और HbA1c है। ये 3 किस्म के टेस्ट जो है वो किए जाते हैं। BSR जो है ये मुखफ़फ़ है ब्लड शुगर रैंडम, यानी किसी भी वक्त जो खाने के बाद 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद जो शुगर टेस्ट की जाती है उसे हम ब्लड शुगर रैंडम कहते हैं, खाना खाने के बाद। इसी तरह BSF है ब्लड शुगर फास्टिंग। ये खाना खाने से पहले यानी निहार में अगर शुगर चेक की जाए खून से, तो उसे हम कहेंगे ब्लड शुगर फास्टिंग। ये खून से, इसी तरह यूरिन में भी, लास्ट टाइम जब पिछला हमारा लेक्चर था यूरिन के मतलब, उसमें बड़ी डिटेल से हमने 4 क्लासेस में हमने उसे कवर किया। तो उसमें हमने बताया था कि ग्लूकोज जो है वो यूरिन में भी, जो कंबर्टेंस टेस्ट स्ट्रिप है वो हमने परफॉर्म करके भी दिखाया उस पर कि कैसे उसको मॉनिटर करते हैं। वहाँ से भी रीडिंग जो है वो शुगर की ली जाती है। अभी शुगर के जो टेस्ट हैं वो ब्लड से जो हम करते हैं उसकी तरफ हम सिर्फ रहेंगे, क्योंकि उसमें हम पहले यूरिन में जो शुगर का टेस्ट कैसे करना है और कैसे रीडिंग होती है वो ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी। ये मुख्तलिफ टेस्ट हैं जो हम आजकल कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा ये जो है दोनों टेस्ट जो है इलाज मुआवजा इनकी बेस पे नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तो जो हमने खाया है, अगर निहार मुँह है तो रीडिंग कुछ और आ रही है, खाने के 15 मिनट बाद जो है वो हम लेते हैं तो और होगी, आधे घंटे बाद और होगी, 2 घंटे बाद और होगी। तो ये वेरिएट करती रहती है हर टाइम के साथ साथ। दूसरा ये कि खाने की में क्या लिया उसका भी बहुत ज़्यादा असरात आते हैं। अगर कोई लिक्विड ले लिया तो उससे बहुत जल्दी जो है कोई जूसेस फॉर्म में, या कोई बोतल है, कोई कोल्ड ड्रिंक ले ली, तो उसका, क्योंकि वो एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होती है, रिफाइंड चीज़ें होती हैं, तो वो बहुत जल्दी जो है वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाती हैं। तो
वो बहुत जल्दी जो है वो ग्लूकोज लेवल को बढ़ाती हैं, तो शुगर बड़ी जल्दी जो है वो बढ़ी हुई महसूस होती है। इसी तरह अगर कोई सॉलिड खा लिया तो सॉलिड में भी अगर कोई बेकरी आइटम खा रही है तो कोई और रीडिंग होगी, अगर उसने ठोस गंदम या अनाज की कोई चीज़ खाई है तो और रीडिंग होगी, अगर सब्जी ले ली है तो कोई और रीडिंग होगी, फल ले लिए हैं तो कुछ और रीडिंग होगी, इसी तरह दालों में आ जाए कुछ उसने ले लिया है तो कुछ और रीडिंग होगी। तो ये जो दोनों टेस्ट किए जाते हैं निहार पेट भी और खाने के बाद भी, इससे हम मेडिसिन की डोज कम ज़्यादा करने के लिए तो इस पे जो है इक्तफा कर सकते हैं, लेकिन मुकम्मल अगर कहा जाए कि हमने इलाज मुआलजा इस बेस पे करना है तो ये टेस्ट जो है ये पेशेंट के लिए तो है कि वो रोज़ देखता रहे, मोनीटर करता रहे कि अब मैं किस तरफ जा रहा हूँ, बेहतरी की तरफ जा रहा हूँ या मेरे मर्ज में अफाका नहीं हो रहा, तो ये उसके लिए तो है। इसी वजह से आजकल लोगों ने घरों में ग्लूकोमीटर रखे हुए हैं जिसपे वो रोज़मर्रा जो है रोज़ डेली जो है वो चेक करके रिकॉर्ड रखते रहते हैं। इलाज मुआवजा जो है वो इस बेस पे हम नहीं कर सकते कि अभी पेशेंट कुछ भी खा के आ गया और घर जाके वो कुछ और खा रहा है, अगले दिन कुछ और खा रहा है, तो ये वेरिएट करती है, ये कोई काबिल भरोसा नहीं है जिसपे इलाज मुआवजा आप कर सकें। इलाज मुआवजे के लिए जो अथेंटिक टेस्ट आजकल जो मुरवजा टेस्ट है जो किया जा रहा है वो HbA1c है, ठीक है। अब हम उसकी तरफ आते हैं। खून में जो सेल्स हैं, मतलब जो पार्ट्स हैं, उसमें RBCs खून के एक जुज है, ठीक है जी, और जिसे हम खून के सुर्ख ज़रात कहते हैं। सुर्ख ज़रात हम जिन्हें कहते हैं, सुर्ख ज़रात में एक हिस्सा होता है हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन का जिस्म में काम ये है कि वो ऑक्सीजन को जो है वो ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर का काम करती है। ऑक्सीजन को बॉडी के हर सेल तक लेके जाना हीमोग्लोबिन का काम होता है, ठीक है जी। अब हीमोग्लोबिन जो है जिसे हम HB भी कहते हैं, जो HB मुखफ़फ़ है वो हीमोग्लोबिन का इस लफ्ज़ में, ठीक है जी। HB जो है जब ट्रेवल कर रही होती है तो ब्लड में जो ग्लूकोज सेल्स हैं, जो ग्लूकोन आयंस हैं, वो इसकी A चेन होती है, इसकी मुख्तलिफ चेन्स होती हैं जो ट्रेवल करती हैं, उसमें तो इसकी A चेन है उसके साथ अटैच हो जाते हैं। जो खून में ग्लूकोज है, जो खून में मिठास है जिसे हम शुगर कहते हैं, वो HB जो है हीमोग्लोबिन के जो है A चेन है उसके साथ अटैच हो जाती है, ट्रैवल करती है, फिर उसी के साथ रहती है। जब ये अटैच हो जाती है ग्लूकोज तो ये फिर उससे अलग नहीं होती, ठीक है जी। ये अलग उसी सूरत में नए जब ब्लड सेल्स आते हैं तो उनके साथ नहीं होती, या फिर जब उसके साथ जुड़ जाती है तो उस वक्त तक एक जो HB का एक नॉर्मल ब्लड सेल में उसका साइकिल है वो 90 से 120 दिन कहा जाता है कि इतने टाइम पीरियड के बाद जो है वो नए सेल्स जो है वो बनते हैं, नया खून बनता है। तो 90 से 120 दिन यानी 3 माह से 4 माह तक ये सेल्स जो हैं बॉडी में वो ट्रेवल करते हैं, सर्कुलेट करते हैं। इसी वजह से ये कहा जाता है कि ये टेस्ट जो है आपके 90 दिनों की एस्टिमेटेड एवरेज शुगर लेवल जो है वो बताती है, यानी 3 से 4 माह का जो एवरेज ब्लड शुगर आपका लेवल है बॉडी का वो बताती है। एवरेज ब्लड शुगर लेवल जो है वो बताता है ये टेस्ट, क्योंकि उसके साथ जो जुड़ गया है अब ग्लूकोज का आयंस, अब वो 3 महीने तक जिस्म में रहेंगे। 3 महीने के बाद जब वो सेल डिस्ट्रॉय होता है और उसकी जगह नया सेल बनता है तो इस जो पीरियड है, ये टाइम पीरियड जो है वो 3 से 4 माह का। तो इसमें एक एक्यूरेट हमारे सामने एक फिगर आ जाता है कि ये पिछले 3 महीने से पेशेंट का जो जिस्म में शुगर लेवल है वो ये चल रहा है। अब उस पर जब हम इलाज करते हैं तो ज़रा आसानी हो जाती है
एक फिगर जो हमारे पास नॉर्मल आता है, नॉर्मल वैल्यूज़ की तरफ भी अभी आते हैं कि क्या होती हैं, और फिर जब वो बढ़ती हैं तो कितना हो तो हम उसे डायबिटीज़ पेशेंट डिक्लेयर करेंगे, कब करेंगे, और फिर मेडिकेशन की तरफ हम कब जाएंगे। तो ये आसानी हो जाती है कि 3 माह अगर आपने इलाज मुआवजा करना है और ये टेस्ट करवा लिया जाता है, तो 3 महीने के इलाज मुआवजे के बाद जब आप करवाते हैं तो एक आपके पास कंपैरेटिवली वो बाकी इन टेस्टों की निस्बत जो है एक बेहतर पोजीशन आपके सामने आती है कि अब पेशेंट जो है वो इतने % जो है वो रिकवर कर चुका है। ठीक है जी, ये टेस्ट और टेस्ट के मुतालिक जो है वो मोटी मोटी इनकी मालूमात थी कि इन्हें क्यों ये इनके नाम रखे गए। अब इन्हीं टेस्ट की नॉर्मल वैल्यूज की तरफ आ जाते हैं। फास्टिंग जो है, ब्लड शुगर रैंडम जो है वो नॉर्मली जो है अब कंसीडर जो WHO ने क्राइटेरिया दिया उसमें ये दिया है कि 126 mg पर डेसीलीटर से लेके 160 mg पर डेसीलीटर तक ये इसकी नॉर्मल रेंज है। ठीक है जी, एक इंसान खाने के बाद अगर शुगर चेक करता है और वो 126 या 126 और 160 के दरमियान अगर रहती है तो ये उसकी एक शख्स की खाने के बाद रीडिंग अगर ये आ रही है तो हम इसे कहेंगे कि ये नॉर्मल जो है लेवल है। इसमें इंसान को किसी किस्म की मेडिकेशन की और किसी किस्म की परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह फास्टिंग में 90 से लेके 126 के दरमियान अगर रहती है, यानी खाली पेट अगर शुगर लेवल जो है 90 से 126 mg पर डेसीलीटर अगर आ रहा है तो ये उसकी नॉर्मल वैल्यूज है। और नॉर्मल एक और जो क्राइटेरिया है वो ये है कि ब्लड शुगर रैंडम और फास्टिंग दोनों रीडिंग्स ली जाएं, और दोनों रीडिंग्स यानी BSR प्लस BSF लेके ये जितनी रीडिंग आएगी इसे डिवाइडेड बाय 2 करें, और अगर वो 200 से बिलो है, अगर 200 से कम आती है तो हम उस पेशेंट को नॉन डायबिटिक पेशेंट ही कहेंगे, हम उसको डायबिटिक पेशेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये एक क्राइटेरिया भी जो है आजकल लागू है कि आप किस पेशेंट को शुगर का मरीज कहेंगे। ये जी मरीज हमारे पास आ गया, हमने चेक कर लिया, तो हम किस पे ये हुक्म लगाएंगे और किस वक्त लगाएंगे कि ये जो है अब शुगर का मरीज बन चुका है। उससे मरीज का जो हम हुक्म लगाएंगे वो इस तरह लगा सकते हैं कि उसकी एक रीडिंग जो है वो खाली पेट की ले लें और फिर खाने के बाद की एक रीडिंग ले लें, दोनों को प्लस करें, डिवाइडेड बाय 2 करें। अगर वो 200 से अबव आ रही है, मतलब 170, 160, 180 आ रही है, तो उसे आप नॉन डायबिटिक कहेंगे। नॉन डायबिटिक में फिर जो है वो प्री डायबिटिक्स भी आ जाते हैं और नॉन डायबिटिक्स भी आ जाते हैं। अगर वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है तो फिर हम उन्हें प्री डायबिटिक्स डिक्लेयर करेंगे कि अभी ये शुगर के मरीज तो नहीं है, लेकिन अब ये रिस्क है, बॉर्डर लाइन पे है, इन्हें हो सकती है, तो वहाँ पे हम उन्हें जो है ग़िज़ाई एहतियातों का जो है वो मशवरा देते हैं, उन्हें परहेज़ वगैरह करवाते हैं और ग़िज़ाई चार्ट उनके लिए तरतीब दे देते हैं ताकि वो डायबिटीज़ की तरफ ना जाए, वो प्री डायबिटिक से रिवर्स हो जाए बगैर मेडिसिन के। मेडिकेशन जो है प्री डायबिटिक्स को नहीं दी जाती। मेडिसिन हमने तब भी जानी है जब 1 या 2 रीडिंग्स जो है वो 200 से अबव अगर आती हैं तो मुख्तलिफ मौके पे। ठीक है जी, ये दोनों की नॉर्मल रीडिंग्स थी। इसी तरह HbA1c जो है इसकी जो नॉर्मल रीडिंग है वो 4.5% से 5.6, ये इसकी नॉर्मल रीडिंग आती है। जब पेशेंट हमारे पास लेके आता है तो उसमें नॉर्मल रीडिंग जो है वो 4.5 से 5.6 तक जो है हम इसे नॉर्मल कंसिडर करते हैं। इसी में प्री डायबिटिक्स जो है, यानी जिन्हें ज़्यादा चांस रिस्क है ज़्यादा डायबिटीज़ होने का, वो है अगर
मरीज 5.5 या 5.6 से अगर 6.5 के दरमियान में हमारे पास आता है तो हम उसे प्री डायबिटिक कहेंगे कि इस शख्स को जो है वो ज़्यादा चांस है कि ये इस मर्ज में मुब्तला हो सकता है। तो यहीं से हम इसकी ग़िज़ा जो है वो तब्दील करके, ग़िज़ा में मतलब ये कि अगर इस कंडीशन में हमारे पास पेशेंट आ गया है तो हमें फ़ौरन जो है उसकी अनाज जो है वो बंद करवा देने चाहिए। ठीक है जी। इसके अलावा जितनी बेकरी है वो बंद करवा देनी चाहिए। जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो फ़ौरन बंद करा देने चाहिए। ठीक हो गया जी। जितने स्वीट्स हैं यानी जितनी मिठाइयाँ हैं वो फ़ौरन बंद कर देनी चाहिए। ये प्री डायबिटिक से मैं सबसे पहले अनाज बंद करना है। बेकरी की जितनी आइटम्स हैं, क्योंकि बेकरी में जितनी आइटम्स हैं वो रिफाइंड होके आती हैं और रिफाइंड चीज़ें जो है उसे हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं, यानी जो बहुत जल्दी जो है वो खून में उसमें से जितनी भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो खून में बहुत जल्दी पहुंच जाती हैं। वो किस तरह कितनी जल्दी पहुंचती है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ कि सॉलिड और लिक्विड में कितनी जल्दी जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स रिलीज होते हैं चीज़ों से और वो ब्लड स्ट्रीम में कितनी जल्दी पहुंचते हैं। बहरहाल बेकरी आइटम्स क्योंकि सारी रिफाइंड होती हैं इस वजह से बंद कर देने चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स जो है जो वैसे ही जहर हैं वो फ़ौरन बंद कर देने चाहिए। इसके अलावा मिठाइयाँ जो है वो फ़ौरन बंद कर देनी चाहिए प्री डायबिटिक को ही। और करने का क्या है, अब यहाँ पे उसको कोई ना कोई हमने फिजिकल एक्टिविटी देनी है। ठीक है। इसके अलावा साथ आपने उसकी ग़िज़ा चेंज करनी है, ग़िज़ा तब्दील कर दें। ग़िज़ा में अब आप उसका करूरा नमज़ देख के जो उसकी ग़िज़ा बनती है वो उसको तजवीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा उसको फिज़िकल एक्टिविटी दें कि वो अगर बहुत ज़्यादा रनिंग नहीं कर सकता और भी कुछ मामलात हैं, कोई मिसाइल हैं उसके, कोई जैसे बीपी का है या ओवरवेट है या कोई और मसाइल है, तो उसके मुताबिक जो है आप उसको वर्जिश जो है वो लाजमी रिकमेंड करेंगे। उसमें पैदल वॉक हो सकती है, कोई और ऑफिस में घर में करने के लिए जो है हल्की फुल्की उसे वर्जिश आप बता सकते हैं। मतलब कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी देनी है ताकि वो जितनी वो कैलोरीज ले रहा है, जितनी वो ग़िज़ा ले रहा है उसे अच्छे तरीके से जो है वो हज़म करवा सके, बजाय इसके कि वो पड़ी रहे और वो जो है कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो फिर फैट की शक्ल में वहाँ पे डंप होते रहें और मुख्तलिफ उसके लिए मसाइल का बाइस बने। फिजिकल एक्टिविटी आप उसे ज़रूर देंगे कोई ना कोई। ठीक है जी। इसमें भी आप असाबी वाले को जो है वो वर्जिश जो है वो तेज़ चलने वाली और भागने दौड़ने वाली दे सकते हैं, लेकिन गुद्दी अगर इसका मिजाज आपके पास आता है तो अगर गुद्दी मिजाज में आता है तो फिर आप इसे आराम का मशवरा देंगे, क्योंकि गुद्दी मरीज जितनी एक्सरसाइज करेगा, जितनी हरारत उसमें बढ़ेगी, उसका शुगर लेवल जो है वो मजीद बढ़ेगा। एक खास नुक्ते की एक पॉइंट है जो इलाज मुआलजे में आपके लिए मावन साबित हो सकता है। जनरली कहा जाता है जी कि पैदल चलना चाहिए या दौड़ना चाहिए या शुगर के मरीज को जो है हमने वर्जिश देनी है, लेकिन वर्जिश भी हमने देखना है कि कौन सी उसकी अब तहरीक बनती है, तो तहरीक के मुताबिक जो है हमने तयन करना है कि हमने उसे कौन सी वर्जिश देनी है। ठीक है। अगर हम हरारत को बढ़ाते रहेंगे तो वो तो ज़ाहिर है उसकी तहरीक और शिद्दत में आती जाएगी, तो वो बहुत जल्दी जो है उस मर्ज में मुब्तला हो जाएगा। ठीक है जी। अगर रीडिंग उसकी आ जाती है above than 6.5% to 7% या इससे भी ज़्यादा, अगर 6.5 से 7 या 7 से ऊपर अगर रीडिंग आती है तो फिर हम उस पर हुक्म लगा सकते हैं कि ये अब शख्स जो है शुगर के मर्ज में मुब्तला हो चुका है। ठीक है जी। यहाँ पे अब हमने इलाज मुआलजा जो है वो अद्वियात से करें। इससे पहले अद्वियात की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इससे पहले हम उसको उसकी ग़िज़ा चेंज करके, उसका लाइफस्टाइल चेंज करके तो उसको रिवर्स कर सकते हैं। अगर 7% से अबव चली जाती है तो यहाँ पे उसको फिर अद्वियात से हमने करना है।
या उसे अद्वियात की ज़रूरत है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आ जाते हैं, यहाँ पे आपने अद्वियात देके मरीज को घर भेज दिया कि जनाब अब आपका लेवल जो है वो 8 है, मे बी 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है या 14 है या 15 है। 15 तक तो मेरे पास पेशेंट चल रहे हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा मैंने अभी तक किसी में देखे नहीं है, तो यहीं तक रहते हैं। मैं भी किसी को इससे भी ज़्यादा अगर आए तो फिर इंशाल्लाह उस पर भी हम वो फिर अपनी उसमें मालूमात में इजाफे के लिए उसको भी फिर नोट कर लेंगे, ठीक है। जो टेस्ट हमारे पास HbA1c का आता है उसमें लेवल जो दिया होता है वो 4.5 से लेकर 12.5 तक मेंशन होता है जो रिपोर्ट्स होती हैं उसमें, लेकिन वो इससे ज़्यादा भी जाती है, 15% तक HbA1c का रिजल्ट जो है वो मैंने देखा है। अब मरीज को आपने अद्वियात दे दी, अद्वियात बढ़ानी है, काम कर रही हैं, नहीं काम कर रही, अब इसके लिए आपके पास क्या पैमाना होगा। HbA1c तो जाहिर है कि 3 महीने के बाद, अब जो ब्लड में एक दफा आ गई है, ये ब्लड तो रहेगा 3 महीने से 4 महीने तक, नया ब्लड तो आएगा 4 महीने के बाद, ठीक है जी। नई रिपोर्ट तो आप करवा सकते हैं आप 3 महीने के बाद या 3 महीने से 4 महीने के दरमियान किसी वक्त। तो उससे पहले आपने, अब आपकी अद्वियात काम कर रही हैं, नहीं कर रही, आपकी तशखीस ठीक थी, आपकी तजवीज़ ठीक थी, अब ये आप कैसे मॉनिटर करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक ही फिक्स क्राइटेरिया आप उसको देंगे कि आपने खाने के इतने टाइम बाद जो है वो शुगर चेक करनी है। फॉर एग्जाम्पल आप उसको कहते हैं कि आपने खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद शुगर चेक करनी है। और इसी का आपने रोजाना चेक करके एक चार्ट लाना है, ठीक है जी। खाने में अगर आप देखते हैं कि खाने में कोई लिक्विड लिया जाए, ठीक है जी, कोई माया चीज ली जाए जिसमें कि आपके जूसेस आ जाते हैं या जूसेस किसी भी फ्रूट का आप जूस ले लें, तो ये 15 मिनट बाद ही ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं। इसमें जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं प्लस जो इसमें ग्लूकोज है वो 15 मिनट बाद ही खून में शामिल हो जाते हैं। ये हो गया लिक्विड। और जब आप कोई ठोस चीज लेते हैं, जब आप कोई ठोस चीज खाते हैं तो वो 45 मिनट से 90 मिनट यानी पौने घंटे से लेके 1.5 घंटा उसे चाहिए अपनी इंसुलिन जो है, अपना ग्लूकोज जो है वो ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचाने के लिए। ये इतनी इसमें जो वेरिएशन है वो मुख्तलिफ है कि अब वो क्या ठोस चीज़ों में ले रहा है। ठोस चीज़ों में अगर वो सब्जियां ले रहा है तो वो जल्दी जो है वो हजम होके तो पहुंचाएंगी। अगर वो गोश्त ले रहा है तो वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेंगे, जितनी भी हजम है उनमें से गुजर के ब्लड तक अपनी जो है वो ग्लूकोज जो है वो पहुंचाने में उसे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो एक जूसेस तो हमने बंद करवा देने। जब डायबिटीज पेशेंट को हमने चेक करने का कहना है तो जूसेस के बाद तो हम लिक्विड, तो हम कहेंगे कि लिक्विड लेने के बाद तो जो है आप ना चेक कराएं, को ठोस चीज़ खाने के बाद चेक करें। तो ठोस चीज़ खाने के बाद जो है वो एक आइडियल टाइम होता है, आप कह सकते हैं उसे कि 1 घंटे बाद चेक कर ले, 1.5 घंटे बाद चेक करके लिख ले। तो ये वो वक्त होगा जब तकरीबन मैक्सिमम लेवल जो होगा आपकी खाए हुए ग़िज़ा का वो जुज़्वे बदन बन चुकी होगी और उसमें से जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं
वो प्रोसेस होके तो ब्लड स्ट्रीम में दाखिल हो चुके होंगे। ठीक है जी, उस वक्त जो है जो आएगी वो हम एक अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो है सबसे अच्छी एक रीडिंग आएगी, एक्चुअल रीडिंग आएगी खाने के पौने घंटे से बाद से लेके 1.5 घंटे तक। अगर वो चेक करके रिकॉर्ड रखता है और उसी एक ही वो सीक्वेंस में लेके आता है, यही कहना है कि एक ऐसे नहीं कि अभी आज जो है वो खाने के 1 घंटे बाद चेक कर लिया तो कल जो है वो खाने के 3 घंटे बाद चेक कर। यह है कि जब वो ग़िज़ा हजम हो चुकी होती है और जब ब्लड में पहुंचती है और ब्लड सेल्स भी जब उसे यूज कर चुके होते हैं तो फिर शुगर लेवल गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, वो एक दफा एक दिन 1 घंटे बाद करे, दूसरे दिन 3 घंटे बाद करे, तो वो भी आपके इलाज मुआवजे में आपके लिए मावन साबित नहीं होगी। आपको सही एक्चुअल जो पिक्चर जो है वो नहीं मिलेगी कि मेरी दवाई ठीक बैठी है, मरीज नीचे आ रहा है, उसके लेवल्स नीचे आ रहे हैं, वो बेहतरी की तरफ आ रहा है, मैं अपनी इसी दवाई पे रहूंगा, या मुझे उसकी मिकदार बढ़ानी है, उसकी पोटेंसी बढ़ानी है, या उसके मुतबादिल कोई और चीज़ उसमें ऐड करनी है। तो वो आपके लिए जो है अगर ये इस तरह मुख्तलिफ औकात में वो करके लेके आता है रीडिंग, तो वो भी आपके लिए जो है वो मज़ीद मुश्किलात का बायस बनेगी, फ़ायदा नहीं होगा। तो एक ही आपने उसको टाइम भी देना है कि खाने के इतने घंटे बाद वाली ही रीडिंग लेके आनी है। तो वो जब चार्ट एक हफ्ते का आपके सामने आएगा तो आपको बेहतर जो है वो एक अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी जो तशखीस है और मेरी जो तजवीज़ करदा दवाई है वो बेहतर काम कर रही है और मरीज़ बेहतरी की तरफ आ रहा है। ये आपने 3 महीने इसी पे रखना है और 3 से 3.5-4 माह के बाद जो है वो दोबारा HbA1c करवाना है। और ये रीडिंग जो पहली थी और जो नेक्स्ट रीडिंग थी वो कंपेयर करेंगे तो आपको एक्चुअल जो पिक्चर है वो आपके सामने आएगी कि मरीज अब अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ पहुंच चुका है। तो 3 महीने में उस्ताद जी के जो इस फार्मूला जो आपने हमें समझाया, कानून फितरत के मुताबिक हमने जो इलाज किए तो उसमें मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो 11, 12 और 13% पे जो पेशेंट थे वो 3 महीने के इलाज से 5.5 पे आए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से ये रिपोर्ट्स मेरी फेसबुक पेज पे भी लगी हुई हैं। फेसबुक पेज के अलावा फेसबुक मेरी आईडी पे भी लगी हुई हैं। जो लोग मुख्तलिफ जगहों से खुद करवा के लाए और दोबारा भी उन्होंने अपनी मर्जी की लैब से, जहाँ से वो आए थे पेशेंट मुख्तलिफ जगहों से, उन्होंने अपनी मर्जी की लैब से करवाई और हमें व्हाट्सएप की। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हो है अल्लाह ने हमें कामयाबियाँ अता की। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक मैं कुछ समझाने में अगर कामयाब हुआ हूँ